Hello dear students, welcome to you all in Pavanwag Academy. Again today we are going to start with molecular basis of inheritance. अब देखिए इसका फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें हमने क्या स्टार्ट किया था. अब हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखना है कि इनहेरिटेंस का प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ कौन से मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से इनहेरिटेंस होता है या कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं. और फर्स्ट वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमें सबसे पहले ये पता चला था कि कैसे इनहेरिटेंस का प्रोसेस होता है. ओके, विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम वो होता है, बट कौन से मॉलिक्यूल्स है वो हमें ढूंढना है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस इनहेरिटेंस के प्रोसेस के लिए. तब हमने सबसे पहले लेक्चर में ये देखा कि सबसे पहले ऐसे लगा था कि प्रोटीन है जो कि एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के प्रोसेस के लिए, क्योंकि वो कैसा था, लार्ज था और कॉम्प्लेक्स था और वो क्या करता था, हेल्पिंग इन दी सेल मेटाबॉलिज्म. बट अब क्या हुआ, उसके बाद डीएनए को भी देखा गया. डीएनए कैसा था, स्मॉल था और सिंपल था. इस वजह से क्या हुआ कि उसका वेरिएशन भी ज्यादा नहीं दिखा. फिर बाद में उसको एज ए जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि नहीं ये ढूंढने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए. और इसकी स्टार्टिंग हमने कैसे देखी कि एक न्यूक्लिन नाम का सब्सटेंस बॉडी के अंदर मिला था. बॉडी के अंदर कौन से इसमें मिला था, वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, हॉस्पिटल के बाहर जो बैंडेजेस मिलते हैं जो कि यूज्ड वाले बैंडेजेस है, उसके ऊपर उन्हें पस सेल्स मिले और उसके अंदर से उन्होंने क्या किया, दे हैव मेक आउट वन सब्सटेंस. वो सब्सटेंस था न्यूक्लिन और वो सब्सटेंस कैसा था, एसिडिक था. एसिड उसमें हाई लेवल पे था, फास्फोरस था और उस वजह से उसको क्या दिया गया, न्यूक्लिन सब्सटेंस है और फिर उसको न्यूक्लिन एसिड बोला गया और आगे जाके उसका नाम न्यूक्लिक एसिड हुआ. और फिर अगेन पता चला कि वो दो टाइप्स के न्यूक्लिक एसिड्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. एक है डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड. अब यहाँ पे आगे जाके फिर ये पता चलने के बाद फिर वो सारा हुआ, कौन सा, कि हाँ प्रोटीन है, प्रोटीन लार्ज है, उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स है, फिर डीएनए पता चला. फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद अगेन कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके देखे. उसमें से हमने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट स्टडी किया जो सर ग्रिफिथ ने किया था 1928 में. अब वहां पे जब ग्रिफिथ सर ने वो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने क्या यूज किया, बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को यूज किया. उसके दो स्ट्रेन्स यूज किए, एस और आर टाइप, स्मूथ और रफ टाइप वाले, और साथ में माइस को यूज किया गया जिसके बॉडी में उस बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया गया. उसके रिजल्ट में हमें क्या पता चला, लास्ट का कंक्लूजन हमें क्या पता चला कि कुछ ऐसा है प्रोसेस जिसे कि ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है और बैक्टीरिया के अंदर कुछ तो ट्रांसफॉर्म होता है और जो दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को अफेक्ट करता है. अब इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल अफेक्ट होता है. अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया, क्योंकि हमने फर्स्ट में देखा था 3 एक्सपेरिमेंट्स हुए थे. अब आज हम देखेंगे दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट. कौन सा था वो एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट था एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लिडोज एक्सपेरिमेंट. अब इन तीनों ने मिलके अगेन एक एक्सपेरिमेंट किया. जैसे बट एक्सपेरिमेंट लेते वक्त उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ग्रिफिथ सर ने किया था उसको साथ में उसको लेकर ही एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया. ऐसे नहीं किया कि कुछ नया ही कर दिया, उसको लेके ही वो आगे बढ़े हैं. अब देखिए यहाँ पे वो आगे तो बढ़े, अब कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे देखिए. अब यहाँ पे क्या किया गया, हमने ग्रिफिथ सर के एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था, लाइव वाले एस और आर दोनों स्ट्रेन को लेकर एक्सपेरिमेंट किया गया था और तब पता चला था कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है, अफेक्ट करता है. बट अब यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे फोकस किया है
हीट किल्ड स्ट्रेन को ही यहां पे लिया गया है। कौन से स्ट्रेन को? हीट किल्ड एस स्ट्रेन को। कौन से? हीट किल्ड एस स्ट्रेन को यहां पे, वेट अ मिनट, ओके, यहां पे देखिए किसे लिया गया है? हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया गया है। यहां पे लाइव और डेड ऐसे कुछ नहीं है, बट यहां पे क्या किया? डायरेक्टली हीट किल्ड एस स्ट्रेन को। और आपको पता है हीट किल्ड एस स्ट्रेन की स्पेशलिटी क्या थी? एस स्ट्रेन जो था स्मूथ वाला था, वो कैसा था? वायरुलेंट था, कैप्सुलेटेड था। बट हीट किल्ड होने के बाद वो कैसा बना? नॉन वायरुलेंट और नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन पैथोजेनिक ऐसे बना है। अब उसे लिया गया है डायरेक्टली। अब उसे लेने के बाद क्या किया गया? इस बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया 5 बैचेस में। ओके, अब यहां पे इन 5 बैचेस में क्या किया गया? यहां पे फर्स्ट वाली बैच में क्या हुआ कि उन्होंने पॉलीसैकेराइड के कोट को, बैक्टीरिया के पॉलीसैकेराइड के कोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमको पता है पहले लेक्चर में हमने देखा कि जो कोटिंग था ना, वो कैप्सूल थी, वो किससे बनी थी? पॉलीसैकेराइड से बनी थी। तो सबसे पहले वाली बैच में क्या किया गया? वो ऊपर वाला जो पॉलीसैकेराइड का कोट था उसे ही डिस्ट्रॉय किया गया बैक्टीरिया के। फिर सेकंड में क्या किया गया? सेकंड में क्या किया गया कि इन द सेकंड बैचेस उन्होंने जो लिपिड कंटेंट था, जो उस बैक्टीरिया के सेल के अंदर लिपिड कंटेंट था, हमें पता है बैक्टीरिया जो है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं, वो कैसे बना था? प्रोटीन लिपिड प्रोटीन से। तो यहां पे उसका लिपिड कंटेंट किया गया, उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। पॉलीसैकेराइड को डिस्ट्रॉय किया, लिपिड को भी डिस्ट्रॉय किया सेकंड बैच में। थर्ड बैच में क्या किया गया? आरएनए, बैक्टीरिया के आरएनए को डिस्ट्रॉय किया। गॉट इट? देखिए, फर्स्ट पॉलीसैकेराइड, सेकंड लिपिड और थर्ड आरएनए, इन तीनों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यहां पे फोर्थ बैच में क्या हुआ? अगेन उन्होंने क्या डिस्ट्रॉय किया? अगेन प्रोटीन को भी डिस्ट्रॉय किया। देखिए, ये सारे मटेरियल्स है जो उस बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर है, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, आरएनए और प्रोटीन, सबको डिस्ट्रॉय किया। अब फिफ्थ वाले बैच में क्या किया? उन्होंने डीएनए को भी डिस्ट्रॉय किया, सबको डिस्ट्रॉय किया। और बाद में क्या किया गया? ईच ऑफ द बैच वॉज इंडिविजुअली मिक्स्ड विथ आर स्ट्रेन। और फिर हर एक बैच को, हर एक बैच को, मतलब इस बैच को जिसके अंदर पॉलीसैकेराइड को डिस्ट्रॉय किया गया था, उसे भी क्या किया गया? प्लस आर स्ट्रेन। और इसके साथ भी प्लस आर स्ट्रेन, इसके साथ भी प्लस आर, और इसके साथ भी प्लस आर, और इसके साथ भी प्लस आर। आगे ये बात समझ में? जैसे कि हमने जो ग्रिफिथ सर के एक्सपेरिमेंट में देखा था, फोर्थ वाले माइस में हमने देखा था कि आर और हीट किल्ड एस स्ट्रेन दोनों को मिक्स करके माउस के बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया था। बट अब यहां पे क्या किया गया? एक्चुअल में लिया ही गया हीट किल्ड एस स्ट्रेन को, और वो स्ट्रेन को लेने के बाद उस बैक्टीरिया का एक एक करके उसके 5 ग्रुप्स बनाए, 5 बैचेस बनाए। पहले वाले बैच में जो बैक्टीरिया था उसके पॉलीसैकेराइड कोट जो है उसे ही डिस्ट्रॉय किया गया, दूसरे में लिपिड को डिस्ट्रॉय किया, थर्ड में आरएनए को, बाद में प्रोटीन और बाद में डीएनए। और फिर उसके बाद क्या किया गया? उसको लाइव आर स्ट्रेन के साथ मिक्स किया गया, हर एक को इंडिविजुअली। अब आगे जाके क्या रिजल्ट आएगा वो देखेंगे। लाइव आर स्ट्रेन को उसके अंदर क्या किया गया? मिक्स किया गया, और बाद में हर एक माइस के बॉडी के अंदर उससे क्या किया गया? इंजेक्ट किया गया। अब देखते हैं आगे क्या होगा। एक्सपेरिमेंट तो हमने देख लिया क्या हुआ। अब इस एक्सपेरिमेंट में भी मटेरियल क्या था? मटेरियल क्या यूज किया हमने? अगेन हमने मटेरियल में माइस यूज किए और बैक्टीरिया यूज किया। बट अब उस मटेरियल में उस बैक्टीरिया जो है कौन सा था? सैल्मोनेला टाइफी, नॉट सैल्मोनेला टाइफी, सॉरी,
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनी है उसके एस स्ट्रेन को हमने लिया और वो भी कौन सा, हीट किल्ड वाले को लिया। अब देखिए यहां पे, अब देखिए यहां पे है ट्विस्ट। अब यहां पे सबसे पहले वाले बैच में पॉलीसैकेराइड को डिस्ट्रॉय किया गया, दूसरे वाले में लिपिड को डिस्ट्रॉय किया गया और तीसरे वाले में किसे डिस्ट्रॉय किया है, यहां पे आरएनए को। उसके बाद फोर्थ वाले में क्या किया गया, प्रोटीन को डिस्ट्रॉय किया और फिफ्थ वाले में डीएनए को डिस्ट्रॉय किया। अब सबके रिजल्ट में देखिए, और इसको किसके साथ मिक्स किया गया था, आर के साथ, आर, बाद में आर, अगेन आर और प्लस आर। अब देखिए इसका रिजल्ट अब क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसको आर के साथ मिक्स किया गया था बट पॉलीसैकेराइड को ही निकाला गया। पॉलीसैकेराइड को निकालने की वजह से यहां पे क्या हुआ, माउस की डेथ हुई है। अब ये डेथ क्यों हुई है, क्योंकि यहां पे देखिए, यहां पे देखिए आर के साथ उसे मिक्स किया। आर स्ट्रेन जो हमने देखा था रफ वाला, वो कैसा था, नॉन वायरुलेंट था। बट यहां पे इस आर की स्ट्रेन को एस के साथ, हीट किल्ड वाले के साथ मिक्स किया। देखिए हमें ग्रिफिथ सर के एक्सपेरिमेंट में क्या इसका कंक्लूजन मिला था या ऑब्जर्वेशन मिला था, आर और एस स्ट्रेन को जब मिक्स किया गया तो माइस अलाइव था। ओके, वो अलाइव था, बट यहां पे तो हमें डेड मिल रहा है। तो यहां पे इसकी डेथ क्यों हुई है, क्योंकि देखिए यहां पे इसकी डेथ इस वजह से हुई है क्योंकि अब ये वाला जो आर स्ट्रेन है वो इस पॉलीसैकेराइड को डिस्ट्रॉय करने की वजह से ट्रांसफॉर्म कर नहीं पाएगा उस कैरेक्टर को, और यहां पे इसके पास अगेन क्या हुआ है कि पॉलीसैकेराइड को डिस्ट्रॉय करने की वजह से कुछ नहीं होने वाला है। पॉलीसैकेराइड को डिस्ट्रॉय किया, उन्हें लगा था कि पॉलीसैकेराइड को अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ये कोट ही नहीं बना पाएगा, बट यहां पे ऐसे नहीं हुआ। पॉलीसैकेराइड को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी यहां पे इसकी डेथ हुई है, मतलब यहां पे कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्म हुआ है किससे, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन के पास, जिसके वजह से वो वायरुलेंट बने हैं, इसलिए माउस की डेथ हुई। मतलब देखिए इसका मतलब पॉलीसैकेराइड जो है ना उसको डिस्ट्रॉय करने से कुछ नहीं होगा। अब आगे देखिए, लिपिड को डिस्ट्रॉय किया फिर भी माउस की डेथ हुई, मतलब लिपिड का भी कोई रोल नहीं है किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में, ना ही पॉलीसैकेराइड का है ना ही लिपिड का है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अब कौन सा है, अब है आरएनए। आरएनए का भी कोई रोल नहीं है क्योंकि अगेन माउस की डेथ हो गई है। यहां पे आरएनए भी ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में कोई रोल नहीं रखता। फिर बात करते हैं प्रोटीन की, प्रोटीन से भी माउस की डेथ हुई है। ओके, प्रोटीन से भी क्या हुआ है, माउस की डेथ हुई है। मतलब प्रोटीन अगर डिस्ट्रॉय किया तो भी क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन में उसका कोई रोल नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे फिर भी हुआ है क्योंकि देखिए अगर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं होता, ओके, इसकी वजह से अगर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं होता तो ये आर वाला है डायरेक्टली क्या करता, इससे एस वाले से ट्रांसफॉर्म कुछ होता ही नहीं आर वाले की तरफ, और क्या हो जाता फिर इस ये जो माउस है ये अलाइव रहता। बट अब इन चारों में हमने क्या देखा है, चारों में माउस की डेथ हुई है। ओके, गॉट इट। बट अब यहां पे देखिए फिफ्थ वाले में क्या हुआ, जहां पे डीएनए को डिस्ट्रॉय किया गया था, यहां पे माउस लिव्स, माउस अलाइव रहा है। अब यहां पे क्या हुआ है, क्यों अलाइव रहा है ये, इसको हम देखेंगे। यहां पे देखिए नो लाइव एस्ट्रेन रिकवर्ड, यहां पे देखिए क्या लिखा है, नो लाइव एस्ट्रेन रिकवर्ड और लाइव एस्ट्रेन रिकवर्ड। क्या है दोनों में डिफरेंस, जो लाइव एस्ट्रेन थी वो रिकवर्ड हो सकती है और नो लाइव एस्ट्रेन रिकवर्ड, मतलब
यहाँ पे लाइव स्ट्रेन वापस नहीं आई है और यहाँ पे लाइव स्ट्रेन रिकवर्ड है। अब देखिए यहाँ पे हमको देखना है ये वाला क्यों हुआ है, ये वाला रिजल्ट हमें ऐसा क्यों दिखा है। आप भी सोचो थोड़ा, क्या लगता है आपको क्यों हुआ होगा ऐसा? क्या है ऐसा इसके अंदर कि जिस वजह से माउस, सब में तो हमें दिखा कि माउस की डेथ हो चुकी है, बट यहाँ पे माउस जो है वो अलाइव रहा है। क्यों रहा है ये अलाइव? क्योंकि यहाँ पे डीएनए जो था उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, हीट किल्ड वाले, कौन सा, किसका, बैक्टीरिया का। और बैक्टीरिया हमने कैसा लिया था, हीट किल्ड वाला लिया था। और कौन सा लिया था, एस टाइप हीट किल्ड बैक्टीरिया को हमने लिया था और उसके डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अब इसके डीएनए को डिस्ट्रॉय करने की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे बात समझ में आ रही है कुछ? यहाँ पे इसके डीएनए को डिस्ट्रॉय करने की वजह से क्या हुआ है, डीएनए जो है वही एक जेनेटिक मटेरियल है। ओके, अब हमने पहले वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था कुछ तो भी ट्रांसफॉर्म होता है, बट एक्चुअल वो कौन ट्रांसफर होता है वो हमें नहीं पता था। ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये तो पता चल गया कि पॉलीसेकेराइड, लिपिड, आरएनए और प्रोटीन, ये चारों भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के लिए। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे? अब यहाँ पे डीएनए को डिस्ट्रॉय कर दिया है। किसके डीएनए को? एस टाइप के। और हमें पता था जो एस टाइप का डीएनए था वह एक्चुअल में क्या था, वायरुलेंट था, उसके वजह से डेथ हो सकती है माउस की। बट हीट किल्ड होने की वजह से वो नॉन वायरुलेंट बना था। बट रियल जीन्स उसके पास कौन से थे? वायरुलेंट वाले थे। बट वो जीन्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं, डीएनए या जीन्स, वाइस वर्सा। बट अब वो जीन्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है और उस वजह से क्या हुआ, जीन्स को, उस डीएनए को डिस्ट्रॉय करने की वजह से जो भी एस स्ट्रेन के अंदर, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के अंदर जो भी जीन्स थे जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहे थे आर स्ट्रेन के पास, जो कोटिंग को बनाते थे, पॉलीसेकेराइड के कोट को बनाते थे, उसके लिए वो जीन्स ही अगर यहाँ पे नहीं रहे तो वो किसी चीज को ट्रांसफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। और फिर क्या हुआ, अगर वो हीट किल्ड है मतलब वो नॉन वायरुलेंट ही रहेगा और आर वाला है वो भी नॉन वायरुलेंट है और उसके वजह से क्या होगा, माउस की डेथ होगी नहीं, दैट माउस विल रिमेन अलाइव। आ गई ये बात आपको समझ में? इसमें माउस जो है वो अलाइव कंडीशन में ही रहेगा। गॉट इट? अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला है कि ये चारों चीजें, कौन सी, पॉलीसेकेराइड, लिपिड, आरएनए एंड प्रोटीन, 4 of these are not responsible for the process of transformation। मतलब ये दूसरी साइड हम ये भी बोल सकते हैं कि ये चार चीजें जो है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम नहीं करते, उनका रोल एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो किसका रोल है एज अ जेनेटिक मटेरियल? डीएनए का रोल है एज अ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि वो डीएनए ही है जिसके पास जीन है और वो जीन ही है जो कि कोड करती है किसी प्रोटीन को। ओके, आपका यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है क्या कि पॉलीसेकेराइड को तो डिस्ट्रॉय कर दिया फिर भी क्या हो गया, माउस की डेथ हो गई है। पॉलीसेकेराइड को डिस्ट्रॉय करने के बाद यहाँ पे वो जीन इसके पास जाने ही नहीं चाहिए थे कि वो वापस उस कोड को तैयार कर सके। बट पॉलीसेकेराइड, जितना बना हुआ पॉलीसेकेराइड था उसके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया के, उसको डिस्ट्रॉय किया, बट उसके पास जो जीन थे, जो उसका रूट था, जो इस पॉलीसेकेराइड को बनाता था, वो रूट तो प्रेजेंट है ना उसके अंदर। मतलब कौन सी, वो जीन प्रेजेंट है जो कि इस पॉलीसेकेराइड को बनाती है। अगर वो जीन प्रेजेंट है इस पॉलीसेकेराइड को बनाने वाली, तो आगे वो ट्रांसफॉर्म होने ही वाली है उसके पास, और होने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद वो अगेन पॉलीसेकेराइड को बनाएगी, इसलिए माउस की डेथ होगी। गॉट इट? वैसा ही इन सब में होने वाला है, क्योंकि प्रोटीन, लिपिड, आरएनए और प्रोटीन का कोई रोल नहीं है। बट जो जीन पॉलीसेकेराइड को बनाती थी, डायरेक्टली यहाँ पे उस रूट को ही डिस्ट्रॉय किया है। यहाँ पे रूट के प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय किया गया, बट रूट को नहीं डिस्ट्रॉय किया गया, इसलिए डेथ हुई। और यहाँ पे रूट को ही डिस्ट्रॉय किया गया,
प्रोडक्ट की तरफ देखा ही नहीं, इसका प्रोडक्ट था पॉलीसैकेराइड, प्रोडक्ट को नहीं दिखा गया, यहाँ पे रूट को डिस्ट्रॉय किया और रूट को डिस्ट्रॉय करने की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे वो माउस जो है वो जिंदा रहा है। गॉट इट? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को अभी? तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट। कौन सा? ये वाला एक्सपेरिमेंट था एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लिडोज एक्सपेरिमेंट। इसमें हमें क्या पता चला? इसमें हमें यह पता चला कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो इन द फॉर्म ऑफ डीएनए है। और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड, लिपिड, आरएनए और प्रोटीन, ये चारों भी एज अ जेनेटिक मटेरियल काम नहीं करते। गॉट इट? ये बात आपको समझ में आ गई? अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जो लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट है। हम ये एक्सपेरिमेंट किस लिए पढ़ रहे हैं? हम ये एक्सपेरिमेंट इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पता चलना चाहिए या हमें पता करना है कि एज अ जेनेटिक मटेरियल कौन काम कर रहा है। अब तक हमने कितने एक्सपेरिमेंट्स देखे? 2 एक्सपेरिमेंट्स देखे। अब तीसरा वाला एक्सपेरिमेंट देखिए, इसमें हमें लास्ट में क्या पता चला? तीसरा एक्सपेरिमेंट की तरफ जाने से पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं। हमें इससे क्या पता चला? ये जो 5 माइस के ग्रुप हमने लिए थे उसमें से ऑल ऑफ देम डाइड एक्सेप्ट लास्ट माउस। हमने वो देखा उस एक्सपेरिमेंट में। फ्रॉम ऑल द डेड माइस लाइव एस्ट्रेन बैक्टीरिया वाज रिट्राइव। जो लाइव एस्ट्रेन बैक्टीरिया है वो अगेन रिट्राइव हुआ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा था? क्या था? लाइव एस्ट्रेन बैक्टीरिया वाज रिकवर्ड। अगेन लाइव एस्ट्रेन बैक्टीरिया रिकवर्ड हो गया था, जो कि पहले हीट किल्ड था, अगेन वो रिकवर हो गया, फिर से वो एक्टिव हो गया है अब यहाँ पे। अब देखिए, एक बात तो ये पता चली और दूसरा कंक्लूजन हमें क्या मिला है? ये एक्सपेरिमेंट अब प्रूव करता है कि जो डीएनए है, व्हेन द डीएनए ऑफ ए स्ट्रेन बैक्टीरिया वर डिस्ट्रॉयड, they lost the ability to transform the R strain bacteria into A strain 1। ये तो हमने अभी बात की है। और उसके बाद और जो अदर कंपोनेंट्स थे जैसे कि पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड कोट, लिपिड, आरएनए और प्रोटीन, ये चारों भी है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस फिर भी हुआ है। उनको डिस्ट्रॉय किया फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हुआ। मतलब इसका मतलब क्या है? जो पॉलीसैकेराइड कोट was a virulent factor, it wasn't responsible for transfer of genetic material। समझा ये बात? और एक बात हमें पता चली है, अब हमें ये पता चला कि जो चारों है पॉलीसैकेराइड, लिपिड, प्रोटीन और आरएनए, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए है। बट और एक बात हमें पता चली, क्या कि जो पॉलीसैकेराइड का क्या था? कोट था, वो होने की वजह से हम बैक्टीरिया को वायरुलेंट कहा करते थे। बट वो जो है वो वायरुलेंट होने की वजह से या फिर वो वायरुलेंट होना इसको नहीं तय करता कि वो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। वो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम नहीं करेगा। गॉट इट? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ। अब देखिए, ये वाला तो एक ये था, क्या है ये? रिवीजन है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट कौन सा है? हर्शीज एंड चेज एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या देखना है? इस एक्सपेरिमेंट में आपको देखना है कि कौन से स्टेप्स किए गए। सबसे पहले हमें 2 एक्सपेरिमेंट्स में क्या पता चला? पहले में हमें पता चला कि ट्रांसफॉर्मेशन होता था, कुछ मटेरियल है, कुछ मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफॉर्म होता है। दूसरे में हमें पता चला कि जो पॉलीसैकेराइड का कोट है वो वायरुलेंट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट वो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम नहीं करता। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम करेगा। और पॉलीसैकेराइड, आरएनए, लिपिड और प्रोटीन वो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने वाला है। सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पे अब कौन सा है? इन्फेक्शन होगी। आगे हम देखेंगे वो डायग्राम में। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये 3 स्टेप्स होती है। अब यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा?
वायरसेस, देखिए अब तक हमने देखा था कि क्या हुआ था, बैक्टीरिया और माइस को यूज किया गया। अब यहां पे देखिए वायरस और बैक्टीरिया को यूज किया गया, जिसे हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। अब देखिए यहां पे वायरसेस वर अलाउड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरियम। अगर वायरसेस बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करेंगे तो उसे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बैक्टीरियोफाज। ये ध्यान में रखिए आप। ओके, क्या वर्ड यूज करेंगे हम, बैक्टीरियोफाज। मतलब ही क्या, वायरसेस एंड बैक्टीरिया जो साथ में आते हैं वो बनाते हैं बैक्टीरियोफाज। अब देखिए यहां पे जो वायरसेस है उनको अलाइव किया गया, मतलब या फिर हम ऐसा ही नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, वायरसेस ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। फिर इन्फेक्ट करने के बाद, और बैक्टीरिया कौन सा लिया गया, ई कोलाई। इसके पहले 2 एक्सपेरिमेंट्स में हमने कौन से बैक्टीरिया को लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को लिया था। अब यहां पे हमने नॉर्मल ई कोलाई को लिया है। अब उस ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसको किसने इन्फेक्ट किया, वायरसेस ने उसे इन्फेक्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो वायरसेस है ओके और ये जो बैक्टीरिया है उनको बाद में देखिए सबसे पहले इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद क्या हो गया, उनका ब्लेंडिंग हो गया, दोनों एक साथ आ गए। ब्लेंडिंग होने के बाद हम इसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफाज बोलेंगे। और फिर अगेन उनको क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट किया। मतलब देखिए पहले तो इन्फेक्ट किया गया, दोनों को हेल्प किया गया मिक्स होने के लिए, फिर वो ब्लेंड हो गए मतलब क्या, जेनेटिक मटेरियल, वायरस का बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया का वायरस में, ब्लेंडिंग हो गया। फिर अगेन उन दोनों को क्या किया गया, सेपरेट किया गया, बट कौन से प्रोसेस से, सेंट्रीफ्यूगेशन से। आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो काम करता है इस सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में। कौन सा है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल, अवे फ्रॉम द सेंटर एंड टुवर्ड्स द सेंटर, आप पता करो ओके। अब यहां पे देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हुआ और उससे सेपरेशन भी हो गया, फिर उसमें क्या मिला उन्हें, इसका रिजल्ट, इसके रिजल्ट में क्या मिला, लार्जर बैक्टीरिया वर फॉर्म्ड इन सॉलिड पेलेट। कैसे होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या होता है, समझो ये वाला है टेस्ट ट्यूब और इसके अंदर जो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो नीचे रह जाता है, देखिए ये रह गया नीचे, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, क्या होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट अगर कम हुआ तो वो कैसा रह जाएगा, ये ऊपर रह जाएगा। मतलब देखिए लार्जर बैक्टीरिया, यहां पे आए लार्जर बैक्टीरिया ओके, ये किस में रहे, सॉलिड पेलेट में। मतलब कुछ सॉलिड सब्सटेंस है उससे पेलेट कहा गया है और उसके अंदर लार्जर बैक्टीरिया रह गए। बट स्मॉलर बैक्टीरिया सेकंड कंडीशन में, देखिए फर्स्ट थे लार्जर बैक्टीरिया और दूसरे है स्मॉलर बैक्टीरिया। स्मॉलर बैक्टीरिया रिमेन्ड इन दी सुपरनेटेंट, ये ऊपर वाला जो लिक्विड होता है उसे हमेशा क्या कहा जाता है, सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। नीचे वाले को पेलेट, ऊपर वाले को सुपरनेटेंट। अब यहां पे लार्जर बैक्टीरिया यहां पे थे और स्मॉलर वायरसेस यहां पे थे। सेपरेशन की प्रोसेस में देखिए कैसे हुआ, जो ऊपर वाला सुपरनेटेंट था उसके अंदर वायरसेस थे और जो नीचे वाला क्या था, सॉलिड पेलेट था, उसके अंदर लार्जर बैक्टीरियाज थे। गॉट इट, सेपरेशन कैसे हुआ, सेंट्रीफ्यूगेशन से हुआ। पेलेट में वायरसेस, स्मॉलर वायरसेस, और नॉट सुपरनेटेंट में स्मॉलर वायरसेस, और पेलेट में कौन था, लार्जर बैक्टीरिया थे। अब आगे देखते हैं एक्चुअल क्या हुआ।
अब देखिए यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में इसको हम अगेन डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे इसे अब क्या बोला गया है, बैक्टीरियोफाज बोला है। जो वायरस बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करने वाला है उसे बैक्टीरियोफाज बोला जाता है। अब यहां पे क्या किया गया, उस बैक्टीरियोफाज को, ओके, हमने देखिए यहां पे क्या देखा कि बैक्टीरिया के तीन स्टेप्स किए गए, नॉट बैक्टीरिया के, इस एक्सपेरिमेंट में 3 स्टेप्स को फॉलो किया गया। अब यहां पे देखिए फर्स्ट वाले में बैक्टीरियोफाज मतलब ये वाला जो बैक्टीरिया था या फिर जो वायरस था जो कि बैक्टीरिया को जाके इन्फेक्ट करने वाला है, ये वायरस है, ओके, और वो जाके इसको इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरियोफाज बोलेंगे जिसे। तो उसे लेबल किया गया सल्फर से, आइसोटोप सल्फर से उसे लेबल किया गया, और उसका फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए कोर, उसका अंदर का जो मटेरियल था, कौन सा था, अंदर, देखिए यहां पे मैं निकाल के दिखाती हूं आपको, बेटा देखिए अब इसके अंदर क्या है मटेरियल, डीएनए है, ओके, ये वाला है डीएनए, और यहां पे क्या है, इसे हम बोलेंगे, यहां पे इस तरफ को, इसे किससे लेबल किया गया, सल्फर से, सल्फर लेबल्ड, गॉट इट। और इस डीएनए के पार्ट को, ओके, फॉस्फोरस से लेबल किया गया। इस डीएनए को किससे लेबल किया, लेबल्ड बाय फॉस्फोरस, फॉस्फोरस और सल्फर। देखिए इसी ही वायरस में, इसको, ये वायरस है और जिसे हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज, ओके। अब बात समझ में आ रही है। यहां पे क्या किया गया, इसके अंदर, इस हेड रीजन के अंदर, इस वायरस के हेड रीजन के अंदर डीएनए है, डीएनए कोर हम जिसे बोलते हैं। अब उस डीएनए को लेबल किया गया फॉस्फोरस से, और उसका जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे लेबल किया गया सल्फर से, गॉट इट। अब यहां पे इसे, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोटीन कैप्सूल। अब आगे जाके यहां पे इसने क्या किया गया, यहां पे इन्फेक्ट किया गया। सबसे पहला स्टेप स्टार्ट होने से पहले क्या किया गया, जो एक्सपेरिमेंट स्टेप वाइज प्रोसेस है, बट वो स्टेप्स को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफाज है उसे लेबल किया गया 2 चीजों से। पहली वाली चीज थी कि डीएनए को लेबल किया फॉस्फोरस से, और इस प्रोटीन कैप्सूल को, ओके, इधर मैं प्रोटीन लिख देती हूं, इस प्रोटीन कैप्सूल को लेबल किया गया सल्फर से, ओके। आ गई ये बात समझ में, प्रोटीन को सल्फर से, डीएनए को फॉस्फोरस से, इसे क्या किया गया, अब यहां पे लेबल किया गया। अब आइसोटोप से हम जिसे बोल सकते हैं। अब यहां पे फिर स्टेप को हमें स्टार्ट करना है, एक्सपेरिमेंट के एक्चुअल स्टेप्स को। यहां पे सबसे पहला स्टेप है इन्फेक्शन वाला, मतलब ये बैक्टीरियोफाज आए और वो बैक्टीरियोफाज ने क्या किया, यहाँ पे इन्फेक्शन के प्रोसेस को स्टार्ट किया। बट यहाँ पे अब हमने दो अलग अलग क्या लिए हैं, बैक्टीरियोफाजेस लिए हैं। इस तरफ के बैक्टीरियोफाज को हमने क्या किया है, इसके प्रोटीन को हमने लेबल किया है सल्फर से, और इसके डीएनए को हमने लेबल किया है फॉस्फोरस से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसका डीएनए अंदर आ गया, गॉट इट, इसका डीएनए अंदर आ गया है, आगे वो जाएगा। और यहां पे देखिए अगेन इसका भी डीएनए
इस बैक्टीरिया के अंदर आ चुका है। अब देखिए आगे, इसका रोल अब खत्म हो गया बैक्टीरियोफाज का, क्योंकि बैक्टीरियोफाज के अंदर जो भी मटेरियल था वो इसके अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद, बैक्टीरिया में आने के बाद कौन सा प्रोसेस होगा? ब्लेंडिंग का। मतलब इस बैक्टीरिया के पास जो सर्कुलर मटेरियल होता है, सर्कुलर डीएनए जो होता है इसके पास, उसके साथ इसके डीएनए का या फिर इसके जेनेटिक मटेरियल का क्या होगा? ब्लेंडिंग होगा। इसका ब्लेंडिंग हो गया अब यहाँ पे, ओके, यहाँ पे इसका क्या हो गया? ब्लेंडिंग हो गया। उसके बाद क्या किया गया? इसको सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के अंडर रखा गया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के बाद नो सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल। सेल में सल्फर, देखिए ये वाला, यहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हुआ और सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में हमें क्या मिला था? हमें एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया? सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस किया। नीचे मिला था हमें सुपरनेटेंट, नॉट सुपरनेटेंट, नीचे मिला था सॉलिड पेलेट और यहां पे मिला था सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट में मिले थे स्मॉल वायरस और यहां पे मिले थे लार्ज बैक्टीरिया। गॉट इट? वैसे यहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हुआ, बट अब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस तो किया, बट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के पहले हमने क्या किया था? इस बैक्टीरियोफाज को लेबल किया था। इस तरफ के बैक्टीरियोफाज को हमने लेबल किया था, इसके प्रोटीन कैप्सूल को सल्फर से लेबल किया था, और इस तरफ के बैक्टीरियोफाज को हमने इसके डीएनए कोर को फास्फोरस से लेबल किया था। गॉट इट? अब इसके रिजल्ट में जिसके प्रोटीन कैप्सूल को हमने सल्फर से लेबल किया गया था, वहां पे जब सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, ब्लेंडिंग के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ, उसमें क्या डिटेक्ट हुआ? उस सेंट्रीफ्यूगेशन से मिले हुए सुपरनेटेंट या सॉलिड पेलेट से, कि वहां पे उस टेस्ट ट्यूब में जहां पे सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस हुआ, उसके अंदर नो सल्फर डिटेक्टेड इन द सेल। सल्फर जो था वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर नहीं मिला। गॉट इट? बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिला सल्फर, बट वो कहां पे मिला? वो सल्फर मिला सुपरनेटेंट के अंदर। गॉट इट? कहां पे मिला? ये वाला सल्फर मिला, यहां पे सल्फर मिला, बट यहां पे सॉलिड पैलेट में, मतलब जहां पे बैक्टीरिया मिले ना, बैक्टीरिया के अंदर सल्फर नहीं मिला। हमने क्या किया था? सल्फर जो था वो क्या था? सल्फर को लेबल किया था प्रोटीन कोट, प्रोटीन कैप्सूल को लेबल किया था सल्फर से, जो कि ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था। बट जब इन्फेक्शन हुआ तब क्या ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर अंदर गया? प्रोटीन कोट नहीं गया अंदर, अंदर तो डीएनए गया था। इसलिए इसको हमने कोट किया, फिर भी कोई फायदा हुआ हमें? कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो सेल के, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर गया ही नहीं। अब सेकंड टाइप में देखते हैं। सेकंड टाइप में क्या हुआ? यहां पे हमने इसके डीएनए की कोर को लेबल किया था फास्फोरस से। अब यहां पे रिजल्ट में क्या मिला? फास्फोरस डिटेक्टेड इन द सेल, फास्फोरस बैक्टीरियल सेल के अंदर मिला, और वो सुपरनेटेंट में एब्सेंट था। गॉट इट? आपको सुपरनेटेंट और बैक्टीरियल सेल, इसका डिफरेंस समझ में आया है? सुपरनेटेंट मतलब ऊपर वाला, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। तो यहां पे क्या हुआ? सुपरनेटेंट में, इस तरफ सुपरनेटेंट में हमें क्या मिला है? फास्फोरस नहीं मिला, बट यहां पे इस सेल के अंदर फास्फोरस मिला। मतलब ये अगेन देखिए, इससे हमें क्या पता चलता है कि डीएनए ही ऐसा मटेरियल है जो कि ट्रांसफॉर्म हो रहा है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होगा। हमने ये देखने के लिए इन दोनों को लेबल किया था, डीएनए को भी लेबल किया था, प्रोटीन को भी लेबल किया था, क्योंकि हमने फर्स्ट में क्या देखा था कि प्रोटीन और डीएनए, इन दोनों को ही हमने स्टार्टिंग में, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से भी पहले हमने देखा था कि प्रोटीन कैसा था? कॉम्प्लेक्स मटेरियल था, ओके, और कैसा था? वो लार्ज भी था। तब हमें लगता था कि प्रोटीन ही ऐसा है जो कि एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करेगा और डीएनए नहीं करेगा। बट यहाँ पे अब पता चल रहा है कि प्रोटीन को हमने लेबल किया सल्फर से, बट वो
इन्फेक्ट भी किया, बट इन्फेक्ट करने के बाद वो सेल के अंदर गया ही नहीं, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस के लिए, वो क्योंकि सेल के अंदर गया ही नहीं, इसलिए हमें वो सेल में ना मिलके वो सुपरनेटेंट में मिला। और इसके अपोजिट अगर बात करें फास्फोरस की, जिसको हमने, जहां पे हमने क्या किया था, डीएनए को लेबल किया था फास्फोरस से, और वहां पे हमें क्या रिजल्ट में दिखा है कि ये जो फास्फोरस था वो सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर दिखा, क्योंकि हमने बैक्टीरियल सेल के अंदर एंट्री किसने ली है, डीएनए ने ली। इस पार्ट ने एंट्री ली है क्या, नहीं ली, इसलिए जिससे यहाँ इस पार्ट को हमने लेबल किया था, इस डीएनए को, वही अंदर गया और उसको लेबल किया था फास्फोरस से, इसलिए इस सेल के अंदर फास्फोरस मिला, बट वो सुपरनेटेंट में नहीं मिला। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से हमें अब क्या पता चलता है वो देखते हैं। देखिए इस से हमें क्या कंक्लूड हुआ, इससे हमें ये पता चला कि DNA is the genetic material which enters bacterial cell and not protein। क्या है, DNA ही ऐसा है जो कि एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, जो कि सेल के अंदर एंट्री लेता है, और जो प्रोटीन है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम नहीं करेगा। गॉट इट। अब आगे देखते हैं। देखिए यहां पे हमने क्या किया, हमने कितने एक्सपेरिमेंट किए, एक। ओके, हम अभी एक्सपेरिमेंट्स को नाम देते हैं ग्रिफिथ, उसके बाद एवरी, और उसके बाद हमने किया हार्शे। ओके, अब यहां पे हमें क्या करना है, अब यहां पे हमें कंपेयर करना है कि कौन से एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा। आप भी इसे कंपेयर कीजिए। ग्रिफिथ में हमने क्या देखा, ग्रिफिथ में हमें एक्चुअल पता ही नहीं था कि कौन सा क्या हो रहा है सेल में, बट यहां पे हमें ये पता चला कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स, हमें यहां पे बस ये पता चला था कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा है। और दूसरी बात हमें क्या पता चली थी, दूसरा हमें ये पता चला था ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन affects the genetic material of bacteria, ये हमें मिला था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से। एवरी के एक्सपेरिमेंट में हमें क्या मिला था, यहां पे हमने क्या किया था कि डायरेक्टली हीट किल्ड ए स्ट्रेन को लिया था, बट तब हमें क्या पता चला था कि यहां पे जो भी कौन सा लिया था हमने, पॉलीसैकेराइड कोट लिपिड प्रोटीन and RNA are not responsible for process of transformation, but ये पहली बात पता चली थी। और दूसरी क्या था, बट DNA is responsible for transformation। मतलब ही क्या है, DNA is a genetic material। अब इस लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में हमें क्या पता चला, लास्ट में हमें क्या पता चला है, देखिए यहां पे हमने क्या कंक्लूड किया, DNA इज द जेनेटिक मटेरियल
ओके, लास्ट में हमें क्या पता चला इस एक्सपेरिमेंट में? डीएनए इज the genetic material which enters the cell, which enters in the bacterial cell. वेट, क्या हुआ यहाँ पे अब? Okay, DNA is the genetic material which enters in the bacterial cell and not protein. Got it? मतलब इन सब एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला? फर्स्ट में पता चला ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दूसरे में पता चला कि वो डीएनए ही है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लास्ट में पता चला कि डीएनए ही है जो कि एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, प्रोटीन नहीं है जो कि एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। गॉट इट? अब हमने ये 3 एक्सपेरिमेंट्स को देखा है और इससे हमें पता चल चुका है कि डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसको पता करने के लिए ही ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स को किया गया है। गॉट इट? अब हम यहां पे रुकते हैं और इसको अगेन ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स को आप अच्छे से कीजिएगा। अगर आपको कुछ चीजें कंफ्यूजन लग रही है, इसे कंपेयर जो हमने किया है, कंपेयर करने से आपको ये समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये तीनों भी एक्सपेरिमेंट बहुत इजी है, अगर आप ध्यान देखिए, फोकस्ड करके देखो तो ये एक्सपेरिमेंट्स एकदम इजी है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। मुझे लगता है अब आपकी सारी डिफिकल्टीज क्लियर हो ही चुकी होंगी, क्योंकि हर एक वर्ड को मैंने यहाँ पे बताया है आपको, ये कौन सी चीज कहाँ पे किस वजह से हुई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट या फिर रियल मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमें ये पता चल चुका है कि डीएनए ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। अब आगे ये वाला जो डीएनए है वो एज अ जेनेटिक मटेरियल बॉडी में कैसे कैसे काम करता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे वो हमारे बॉडी में कौन सी एक्टिविटीज करता है, कैसे वो इनहेरिटेंस के प्रोसेस को हेल्प करता है, ये सारी चीजें हम अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे। बाय।